अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से कराची में लगने वाले लॉकडाउन की बात करते हैं। कराची में लॉकडाउन और तमाम तर इकदाम के बावजूद कोरोना काबू में ना आ सका है। कोरोना वायरस की चौथी लहर के नतीजे में मुल्क भर में कराची सबसे ज़्यादा मुतासर है। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 23.66% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में कोरोना के 2170 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सिंध में केसेस की तादाद 46,698 हो गई है, जबकि सिंध में 42 अफराद कोरोना के सबब जान की बाजी हार गए, जिनमें से 38 का ताल्लुक कराची से बताया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक 1223 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 96 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 18,223 कोरोना के टेस्ट किए गए। कराची में मौलिक वबा के फैलाव में कमी नहीं आ रही। 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 23.66% रिकॉर्ड की गई है। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में ICU बेड्स पर जगह कम पड़ गई। इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर और इंडस में कोरोना के मरीज के लिए कोई जगह नहीं। जिना अस्पताल और डाउ ओझा कैंपस में भी जगह खत्म हो चुकी है। SIUT और सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद में भी ICU बेड्स दस्तयाब नहीं। ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाज़िमाबाद और क्लिफ्टन कैंपस, आगा खान, लियाकत नेशनल, पटेल और पार्क लेन अस्पताल में भी ICU बेड्स खत्म हो चुके हैं। लियारी जनरल अस्पताल में सिर्फ 2 बेड्स खाली हैं, जबकि सिविल और कतर अस्पताल में 10 और NICVD में 4 बेड्स खाली हैं। मजीद आपको बताएं कि आदाद शुमार को बढ़ते और कम होते देखना आपके लिए जो है कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन कोरोना से मुतालिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेज़बानी में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने बताया कि कोरोना वायरस की चौथी लहर के छठे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। चौथी लहर में कुछ कमी आई है। कराची में 21% केसेस हैं, 3% कमी आई है। मुल्क में इंडियन वेरिएंट फैला हुआ है, जो कराची में ज़्यादा नजर आ रहा है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, आज वज़ीर आला हाउस NCOC का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध की मेजबानी में ये इजलास किया जा रहा है, जिसमें इजलास को ब्रीफिंग देते हुए मुल्क भर की कोरोना की सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आला ने इजलास के आगाज में तमाम शुरका को खुशामदीद कहा और चौथी लहर के छठे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि अब चौथी लहर कुछ कम होना शुरू हुई है। आजाद जम्मू कश्मीर में कोविड उरूज पर है, जहां 26% केसेस हैं। सिंध में 13%, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अब कराची में 21% केसेस, जिनमें से 3% कमी आई है। इससे पहले 24% तक पहुंच चुकी थी। 67% कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद से जो लोग आ रहे हैं उनमें केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 500 के करीब मरीज रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। इस ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि 1210 मरीज की तशवीशनाक सूरत हाल है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। इंडियन डेल्टा वेरिएंट जो केसेस हैं वो तेजी से मुतासर कर रहे हैं मरीज को, और बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने 31 जुलाई से 8 अगस्त तक कोरोना के पर काबू पाने के लिए जो लॉकडाउन लगाया है, उसके भी मस्बत असरात जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेज़बानी में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुश्तरका इजलास हुआ। खावर हुसैन, तफसीलात का शुक्रिया। कराची में वैक्सीन की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा शहर के किसी भी मरकज़ पर साइनोवैक की किल्लत। एक्सपो सेंटर में भी सिर्फ दूसरी डोज लगवाने वालों को साइनोवैक लगाई जाने लगी। शहरियों के चढ़ते तेवर देख सेंटर इंतजामिया ने मॉडर्ना लगाना शुरू कर दी। तहम साइनोवैक के ख्वाहिशमंद शहरी बिना वैक्सीनेशन वापस लौटने लगे। कराची में इस वक्त मॉडर्ना की सिंगल डोज, कैंसाइनो और पाक वेक लगाई जा रही है। कराची वालों को कोरोना का वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है कि खुद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएं
और अपने साथ साथ अपने ख़ानदान की भी हिफाजत करें। कराची के अस्पताल भरते जा रहे हैं। शरह लॉकडाउन के बावजूद 20% से नीचे नहीं आ रही है। इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान रिजवान अहद एक्सपो सेंटर से और वजीउद्दीन खालिकदीना हॉल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं एक्सपो सेंटर का। रिजवान, बताइएगा, मरीजों के आदाद शुमार बताइए और अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में जहां कोरोना वार्ड कायम किए गए हैं वहां पर बेडों की कमी जो है उसका सामना शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ अस्पतालों में तो बेड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। दूसरी जानिब वैक्सीन सेंटर जो हैं, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, यहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम है। बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि लोगों ने पहली डोज जो लगवाई है, अब दोबारा सेकंड डोज लगवाने आ रहे हैं तो वो वैक्सीन उन्हें नहीं मिल रही है। लोगों को उसके बायस शदीद मुश्किलात का सामना भी है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो तो लग रही है लेकिन मुख्तलिफ सेंटरों पर मुख्तलिफ वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। अब जो पहली डोज लगवा चुका है वो उसको दूसरी डोज वही वैक्सीन लगानी है, लेकिन जब वो सेंटर पहुँचता है तो वो वैक्सीन नहीं होती है बल्कि उसको दूसरी वैक्सीन मिलती है, जिसके बाद वो सेकंड डोज जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं। लोग तो मुश्किलात में तो यकीनन है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पर इतना रश नहीं है जैसे पहले रश था, लेकिन अभी भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर रही है। लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आके वैक्सीनेशन करवा ले, ताकि जो हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि जैसे सिम बंद हो जाएगी, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह भी वैक्सीनेशन सेंटर जाके वैक्सीनेशन कराई जाए। वैक्सीनेशन सेंटर पर ख़वातीन हों या मर्द हों, बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर आ रहे हैं और अपनी अपनी वैक्सीन करवा रहे हैं। जी रिजवान साथ मौजूद रहिएगा। वजीउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, खालिकदीना हॉल के बाहर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं और वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है और कौन कौन सी शॉट है, तफसीलन आगाह कीजिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं उनकी तादाद जो है तकरीबन 200 से 300 के करीब जो है लगभग यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। अभी भी सुबह जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुबह से जब आगाज़ होता है तो सुबह 9 बजे से जो है नंबर बटना शुरू होते हैं, उसके बाद नंबर वाइज जो है यहाँ पे अंदर आने की जो है इजाज़त मिलती है। इस वक्त जो है यहाँ पे साइनोवैक, साइनोफॉर्म समेत जो है एस्ट्राजेनेका और पाकवैक और मॉडर्ना की जो है वैक्सीन यहाँ पे दस्तियाब है, जबकि साइनोवैक की जो है सिर्फ दूसरी डोज ही जो है यहाँ पे लगाई जा रही है। अगर बात की जाए फाइज़र की, तो फाइज़र हम देखते हैं कि जो कराची में दीगर जितने भी मुकामात हैं या वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे फाइज़र बहुत कम ही जो है दस्तियाब है। अगर मैं ज़िले जनूबी की बात करूँ तो यह बताया जाता है कि महकमा सेहत की जानिब से कि यहाँ पे जो है तकरीबन 60.18% लोगों ने जो है वैक्सीन लगवा चुके हैं। खालिकदीना हॉल पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जोग जो है लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वैक्सीन लगवाने का सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। लोगों की जानिब से कुछ शिकवा भी हमने देखा कि सामने आ रहा है कि लोगों का कहना है कि जो लोग दीगर वैक्सीन के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पे दस्तियाब नहीं, जिसके बाद उनको जो है मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं, उसके बाद जो है उनको वो वैक्सीन नहीं दस्तियाब मिल रही। तो उनका शिकवा ये भी है कि ये वैक्सीन जो है दस्तियाब है ताकि उनकी आसानी जो हो सके। रश के बारे से अगर बात करते हैं तो लोग जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों हैं शामिल हैं। SOPs की अगर बात की जाए खालिकदीना हॉल के अंदर, इस वक्त मैं उस हॉल के मुकाम के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे वैक्सीनेशन जो है लगाई जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाहर जो है SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन अंदर जैसे जब लोग आते हैं तो सब कोई भी जो है समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहा, जिसकी वजह से खदशा भी पैदा हो सकता है कि वायरस जो है मज़ीद फैल सकता है। जो SOPs जारी की गई हैं हुकूमत की जानिब से, उस पर यह कहा गया था कि समाजी फासले का बिलखुसूस जो है ख्याल रखना है और मास्क ज़रूर पहनना है। लोग समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। एक्सपो सेंटर से रिजवान अहद खान और खालिकदीना हॉल से वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आप दोनों का। मुल्क में 4 हफ्ते पहले 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के 21% अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई थी। अब ये शरह बढ़कर 33% हो गई है। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुअम्मर अफराद को मोहलिक वबा से ज़्यादा ख़तरा है। बराए करम ख़ास तौर पर इस उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना में मुब्तला होने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर एहसानुल हक के इंतकाल के बाद सूबे में जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 69 हो गई। तफसीलात जानेंगे नवाब शेर की रिपोर्ट में।
कोरोना की रोकथाम में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का बेमिसाल किरदार और कुर्बानियां। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में मुब्तला एक और डॉक्टर जान बहाक। डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज पैथोलॉजी डॉक्टर एहसानुल हक 3 दिन अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। प्रोवेंशनल डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक सूबे में अब तक 69 डॉक्टर्स मुहलिक वबा की जद में आने के बाद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टरों की तादाद तकरीबन 69 हो गई और बाकी हेल्थ मुलाजमीन को मिलाकर तकरीबन 107 हेल्थ मुलाजमीन शहीद हो चुके हैं। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिलफौर हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ मुलाजमीन को शोहदा पैकेज दिया जाए। कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए मुसलसल काम करने वाले मसीहों के हौसले अब भी बुलंद है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे ने बड़ा फैसला कर लिया है। 1 सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने वाले रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाएंगी। 1 सितंबर के बाद जो मुसाफिर वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे कोविड सरचार्ज अदा करना होगा। 1 जनवरी 2022 से सिर्फ 20 साल से कम उम्र वाले मुसाफिरों को वैक्सीन के बगैर सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। 20 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफिरों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। वेलकम बैक। पंजाब के नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मलिक मुबशिर खोखर को लाहौर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अबाई गांव में सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलिक मुबशिर खोखर गुज़िश्ता रात भतीजे की तकरीब वलीमा में फायरिंग के वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। मुबशिर खोखर को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए थे। इससे पहले नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 3 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी से किया। हमले में एक मेहमान भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम नाजिम ने अपने बयान में बताया है कि शादी की तकरीब में दाखिल होते वक्त उसकी तलाशी नहीं ली गई थी। मुलजिम के मुताबिक उसने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तकरीब से वापस जाने के बाद मुबशिर खोखर पर फायरिंग की। मुलजिम ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल 40,000 रुपये में ख़रीदा। मज़ीद तफ्तीश जारी है। यहाँ आपको बताएं कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद भी होना चाहिए, लेकिन इंटरसिटी बसें चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका क्या कहना है जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, बताइए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से जो है पाबंदी ख़त्म करने के बावजूद जो मुल्क के दीगर शहरों में जाने वाले मुसाफिरों को रास्तों से उतारा जा रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट के आमदरफ्त जो है उसमें मसाइल पेश हो रहे हैं। उस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं के साथ। आइए उनसे पूछते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया लॉकडाउन। हम हुकूमत सिंध का जो भी फ़ैसला होता है उस पर अमल दरामद के पाबंद होते हैं। हुकूमत सिंध ने उसमें तरमीम की और दोबारा उसमें बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट जो मुल्क के दूर दराजों और दीगर सूबों को जाने वाली गाड़ी हैं उन पर पाबंदी को वापस ली गई। उस पर हमने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर में आने वाली गाड़ियों को सुपर हाईवे पर यानी मोटरवे नंबर 9 पर काटोर के मुकाम पर हमारी गाड़ियों को रोका गया, मुसाफिरों को उतारा गया और मुसाफिर वहाँ से कई किलोमीटर पैदल सफ़र करके कराची शहर आए। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हमें बहुत तंग करे और गाड़ियों को तंग करे, जगह गाड़ियों को रुकते रहते हैं और पैसेंजरों को नीचे उतारते हैं। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है CM साहब से और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से कि इनको रोका जाए। जी, आज जैसे कि आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट रहनुमा का कहना है कि हम सिंध हुकूमत और CM सिंध और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर अवैस शाह से मुतालबा है कि ट्रैफिक पुलिस और जो दीगर जो है हमारी गाड़ियों को रोक रही है उसके मसाले को जो है वो हल किया जाए। जी, और अब बात करेंगे सियासी मौसम की। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का सिंध हुकूमत की ज़्यादतियों के खिलाफ आशुरा के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची को आसिफ जरदारी की जागीर बनाकर रख दिया है। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पर भी तनकीद। बोले, क्या असेंबलियों की मुद्दत ख़त्म होने पर भी वज़ीर आला एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे? बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी पर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले।
कल जैसे ही वजीर आला का टेन्योर खत्म हो वहां पर फिर इलेक्शन नहीं कराया जाए, फिर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए सिंध में, ये सरासर जुल्म है और हम इस जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर लगाना इस शहर को पे कब्जा करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब की जागीर बना दिया इसको, पीपल्स पार्टी ने इस सूबा सिंध को अपनी जागीर में कन्वर्ट कर लिया। हुकूमत नहीं चला रहे, अपने प्रैक्टिकल सारे प्रैक्टिकल अमल से इस सूबे को उन्होंने सिंधु देश बना दिया है, हर तरह से सिंधु देश बना दिया है। पाक सरजमीन पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक मानने वाला, जाने वाला, इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ हम इस सूबे को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी सिंध के हुक्मरानों की ज्यादती के ऊपर सड़कों पर आने का हमने ऐलान किया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी जराइम की आमाजगाह बन गए हैं। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 68 वारदातों में 12 मोटरसाइकिलें, 4 गाड़ियाँ, तलाई ज़ेवरात, लाखों की नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया उड़ा ली गईं। पुलिस और इंतज़ामिया शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी इदारों के दरमियान रवाबित का फुकदान भी शहरियों की परेशानी बढ़ाने लगा है। जुराइम की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहान। आफ्ताब, बताइएगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जुराइम की शरह क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि कुछ दिनों के अंदर इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी के अंदर जराइम की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो कुछ दिनों के अंदर 68 वारदातें हुई है, जिनमें 12 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ियां, इसके अलावा नकदी और ज़ेवरात जो है वो चोर ले उड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है वो दिखाई दे रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो महफूज नहीं है। कई इलाकों में ये हो रहा है कि बच्चियां जो है वो अगवा हो रही हैं, तशद्दुद के बाद उनको कत्ल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जो थाना अपारा है, थाना कराची कंपनी और थाना तरनोल के हुदूद में जो है वो ये जराइम जो है ये ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर हम इंतज़ामिया के हवाले से बात करते चलें तो कुछ रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने ये बयान दिया था कि उन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जॉइंट टीमें तश्कील दी है। उन टीमों का ये मकसद है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ये जो जराइम पेश आ रहे हैं इन पर काबू पाया जा सके। लेकिन ये टीमें तश्कील देने के बावजूद भी ये देखने में आ रहा है कि जो जराइम है उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया जो है ताहाल इन जराइम पर काबू पाने से महरूम है। इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो स्पेशली जो ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद और कत्ल किए जा रहे हैं उसके हवाले से वो जामिया जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो बना रहे हैं ताकि उस पर भी जो है वो काबू पाया जा सके। लेकिन ताहाल ये वारदातें जो इंटी में तश्कील देने के बाद तफसीलन आगाह करने के लिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद को भी गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने अमजद को छुरे के वार करके ज़ख्मी किया था। थेरेपी वर्क्स के मालिक और दीगर 5 मुलाजिमीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सैयद, हमारे नुमाइंदे। साकिब, आपके पास मजीद क्या अपडेट्स पहुँची? जैसे कि नूर मुकद्दम केस में दिन ब दिन अहम पेशरफ सामने आ रहे हैं। जैसे कि जराये के मुताबिक पुलिस ने थेरेपी वर्क्स के मुलजिम अमजद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर की जानिब से अमजद को छुरे का वार करके जख्मी किया गया था। अमजद और इसके दीगर साथी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की जानिब से नूर मुकद्दम के बाद सबसे पहले इसके घर पहुंचे थे। अमजद की हाल ही में सर्जरी की गई थी। जराये का ये भी कहना है कि थेरेपी वर्क्स के मालिक और दीगर 5 मुलाजिमीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। जी साकिब सैयद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं कि फ़िक़्ह जाफरिया से मुताल्लिक़ मुस्लिम आइली क़वानीन का मामला शिया उलमाए कराम ने चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया। बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुके मगर हमें सुने बगैर सेनेट कायमा कमेटी ने मुस्तरद कर दी है। सादिक संजरानी के सामने तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगा दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद ब्यूरो इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार, बताइएगा मुस्लिम आइली कवानीन में कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने क्या एतराज़ लगाया था? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है और कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद जब ये सेनेट में पेश किया गया तो इसे मुतलका कायमा कमेटी में भिजवाया गया। कायमा कमेटी कानून इंसाफ सेनेट ने ये कहा कि ये मखसूस फिक्र के मुतालिक है और ये फिरकावाराना बिल है।
इसलिए इसे मुस्तरद कर दिया जाए। चेयरमैन समेत तमाम जो अरकान कमेटी थे उन्हें इस बिल को मुस्तरद किया, तो इस पर जो जय्यद शिया उलमा किराम हैं उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये इंतहाई अहम बिल है और ये बुनियादी आइनी कवानीन और हुकूक से मुतल्लिक़ बिल है। इसलिए इस बिल को दोबारा जो है वो देखा जाए, क्योंकि तमाम मसालिक मुत्तफ़िक़ हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी इस हवाले से अपनी सिफारिशात जो है वो भिजवा चुकी है, लेकिन मालूम नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर किस तरह से इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट के साथ जय्यद उलमाए किराम की मुलाकात हुई। उन उलमा मुलाकात के दौरान ये कहा है चेयरमैन सेनेट की तरफ से कि हम इस बिल को जो है वो दोबारा देखेंगे और इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। दोबारा देखेंगे। बहुत शुक्रिया, इंतजार है तेरी चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद अपडेट करने के लिए। आइंदा आम इंतखाबात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इलेक्शन कमीशन और नादरा में अहम मुआहदा अगले माह मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुआहदे से नादरा इलेक्शन कमीशन को इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक सर्वर का क़याम और रजिस्ट्रेशन में मुआवनत करेगा, लेकिन इसका मुकम्मल कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया जाएगा। तफसीलन इस बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार अली सैयद। वक़ार, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तादाद तक जो है वो हक मिल सकेगा वोट डालने का। तकरीबन 95 लाख के करीब जो पाकिस्तानी हैं जो बैरून ममालिक में इस वक्त मुकीम है, लेकिन वो वोट देने की अहलियत रखते हैं। इस हवाले से इंटरनेट वोटिंग का जो माजी में जो तजुर्बात किए गए थे वो नाकाम रहे थे, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन और नादरा जो है उन्होंने सर जोड़े हैं और ज़राए के मुताबिक सितंबर के पहला हफ्ता है उसमें इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान एक मुआहदा तय पाएगा, जिसमें ई वोटिंग से मुतालिक जो है वो एक सर्वर जो है वो कायम किया जाएगा और इस सर्वर का मुकम्मल जो कंट्रोल है ये इलेक्शन कमीशन में ही सर्वर होगा और उनका कंट्रोल भी जो है वो उनको दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वोटर रजिस्ट्रेशन। वक़ार अली सैयद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। कश्मीर प्रीमियर लीग के सिलसिले में मुजफ्फराबाद में मौजूद साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने दरियाए नीलम पर गंदगी के ढेर देखकर कराची वालों से मुआज़रत की है। Good morning and assalamu alaikum. What a beautiful place. I'm not in Switzerland. I'm not in Europe. I'm in beautiful Pakistan. And this is दरियाए नीलम. But मेरी एक अपॉलॉजी बनती है कराचीइट्स को, जो मैं कहता रहा हूँ। मैं समझता था कि हम कराची वाले ही ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखते, बट गलती हो गई है। आई एम सॉरी, क्योंकि ऐसी सारी बड़े गंदे हैं। अगर आप देखें मेरे पीछे ब्यूटीफुल रिवर, और वो देखें ये गंदों के ढेर। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। ज्वेलन थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का भारत के नीरज चोपड़ा के साथ सख्त मुकाबला मुतवक्के है। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है और उनके लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार भी कर रही है। जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबला आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। इस्लामाबाद में भी आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जारी हैं। मनपसंद अशिया के स्टॉल्स पर बच्चों की बड़ी तादाद साजो सामान खरीदने में मसरूफ़ है। कोई सब्ज़ हिलाली परचम और कोई बैच खरीद रहा है, तो किसी ने झंडियों और शर्ट्स की भी खरीदारी की है। शहरियों का कहना है कि ये दिन हमें आबा अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। मज़ीद बता रही हैं बिस्मा रफ़ीक। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, बात करें अगर हम जश्न आज़ादी के हवाले से, तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप मेरे अक्म में स्टॉल देख सकते हैं। ये स्टॉल की जो इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। स्टॉल्स जगह जगह लग चुके हैं जिस पे बच्चों की जो मनपसंद की अशिया है जिससे वो अपने घर और मोहल्ले को सजा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो उनकी मनपसंद की चीज़ें जैसे कि बैजेज़ और छोटी छोटी झंडियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि झंडियों की बात की जाए तो छोटी छोटी झंडियाँ लेकर जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुशी से अपने घर को जो है वो सजाते हैं, अपने मोहल्लों को सजाते हैं, जिसके बाद उनके चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे। और इसी के साथ जो बच्चे हैं वो पूरे साल से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। जबकि शहरियों से बात की तो शहरी जो है वो भी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जश्न आज़ादी मनाने का मकसद जो है हमारे जो आबा अजदाद की कुर्बानियाँ हैं उनको खराज तहसीन पर पेश करना है, और इसके साथ साथ हमें वो तमाम जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमारे लिए किस मेहनत और कितनी मुशक्क़त करके ये वतन को हासिल किया है। जी, बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।